In this chapter, we have completed two lectures. Okay, in those two lectures, first lecture introduction we have completed, and then in second lecture we have seen the equilibrium, and that particularly physical equilibrium. And physical equilibrium, we have seen that first case, that is the equilibrium between the solid and liquid state. Okay, and then second, liquid and vapor state, and third, solid and vapor state. Okay, but in that the component or say substance will remain same. Okay, मीन्स सपोज हमने ले लिया है आइस, तो आइस में से बन रहा है से लिक्विड, और फिर लिक्विड में से एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ मेकिंग से लिक्विड इज इक्वल टू द रेट ऑफ मेकिंग द आइस, दोनों सेम हो जाएंगे. दैट मीन्स कि दोनों साइड है इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्वेशन के एक साइड जो रिएक्टेंट है उसमें है तो H2O ही, और इक्वेशन के दूसरी साइड जो प्रोडक्ट है उसमें भी है तो H2O ही, बट इन दैट साइड सपोज इन सॉलिड फेज, इन दिस साइड सपोज इन लिक्विड फेज. वैसे then after all those three equilibrium cases we have seen the aqueous solution, मतलब कि जो aqueous solution है उसमें हमने solid डाला और फिर equilibrium reach हुआ. जैसे कि हमने पानी है लिक्विड और उसके अंदर हमने डाल दिया चीनी, सुगर. ओके, तो अब उसको डिसॉल्व कर लिया, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया है. ओके, एक्वियस सॉल्यूशन. अब उनमें इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है. और से गैस इन लिक्विड, ओके, जैसे कि हमारी सोडा बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक्स की. ओके, तो उसमें लिक्विड सिरप है और उसके अंदर हमने CO2 गैस डाल के हाई प्रेशराइज्ड डिसॉल्व कर दिया है. ओके, सो दोस केसेस वी हैव seen, and after that general table, conclusion table, this is the conclusion table, and then general characteristics of equilibrium involving physical process that we have seen. And now we have to start the chemical equilibrium. Okay, so start करते हैं. Analogous to the physical system of, हमारा टॉपिक कौन सा है, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, that is the dynamic equilibrium. Analogous to physical system, chemical reactions also attain a state of equilibrium. मतलब कि physical system जो हमने देखा उसके एनालॉगस ही ओके केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है. एनालॉगस मतलब सिमिलर. ओके, सो दीज रिएक्शंस कैन occur both in forward and backward directions. तो ये रिएक्शन भी दोनों साइड में होगी, कि मतलब प्रोडक्ट है. ओके, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है A plus B, that will go and make C plus D. तो ये हमारी हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारी हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन के C plus D में से भी A plus B बनेगा. ओके, सो इक्विलिब्रियम ऐसे रीच होता है. When the rates of the forward and reverse reactions become equal, the concentration of the reactants and the product remains the constant. वही है, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. ओके, कि भाई इन लोग का मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. ये इन लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. रेट ऑफ चेंज है, मतलब कि जितने रेट से सपोज एक घंटे में A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट, तो एक घंटे में उतने ही अमाउंट में C प्लस डी में से A प्लस बी बनता होगा. ओके, इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तब. सेम लाइक फिजिकल, नॉट इन दैट मच चेंज. दिस इज द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. इसी को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर एज इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच reactants give products and reverse reaction in which products gives the original reactant. मतलब कि इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे. क्यों, क्योंकि दोनों हो रहा है. ओके, एक सिंपल इक्विलिब्रियम कौन सा था, जैसे कि हमने क्लोज्ड कंटेनर में सॉलिड ले लिया है, सॉलिड आइस ले लिया है, और आइस मेल्ट होते 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 लिक्विड बन रहा है. फिर एक इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो जितना रेट है सॉलिड में से और से आइस में से लिक्विड वाटर बनने का, उतना ही रेट है लिक्विड वाटर में से वापस आइस बनने का. बट उसमें कोई नई चीज नहीं बनती. H2O ही था, H2O ही है, फेस चेंज हो रहा है. यहां पर नई चीजें बन रही है, मतलब कि नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ओके, सो दैट इज ओनली डिफरेंस. तो इसको भी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे. फॉर अ बेटर कॉम्प्रिहेंशन लेट अस कंसिडर. तो भाई एक और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही.
With the passage of time, there is accumulation of the product C and D and depletion of the reactant A and B. तो जैसे जैसे पास ऑन, जैसे कि अभी मैंने एक कंटेनर ले लिया है, तो कंटेनर लिया तो A मैंने ले लिया एट दी स्टार्टिंग में किस किस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो अभी तो मैंने कंटेनर में सिर्फ डाला भी नहीं है, डालने जा रहा हूं, मतलब एट दी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मेरे पास कोई प्रोडक्ट होगा क्या, कुछ नहीं होगा, सो दैट विल बी से 0 एंड 0। यहां पर एट दी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 कुछ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट तो कुछ होगा, सपोज मैंने कुछ भी बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ले लो या फिर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज 1 kg और 1 kg है ऐसे, ओके। अब क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब ये दोनों मिलके C और D बनाएंगे, तो सपोज कोई अमाउंट यहां से कम होती जाएगी, सपोज ये हो गया 0.8 प्लस ये भी हो गया 0.8 और यहाँ पे बन गया से 0.2 ये और 0.2 ये, समझ में आया, ओके। तो वही चीज बताई गई है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन, उससे वो तो अभी देख रहे हैं हम, लेकिन पहले क्या बोला, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, सी और डी एक्यूमुलेट होगा, मतलब इकट्ठा होगा। क्यों इकट्ठा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो फॉरवर्ड ही नहीं होगी ना, अभी थोड़ी मतलब बैकवर्ड जैसा कुछ है ही नहीं, पहले फॉरवर्ड होगी तब जाके बैकवर्ड आएगी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द सी एंड डी बढ़ेगा एंड डेप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब इन लोग का डेप्लीशन हो रहा है, ये लोग की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, देखो 1 से 0.8 हो गई, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ओके। अब एक पॉइंट के टाइम एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ओके, उसका रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड का, मतलब कि ये दोनों मिलके जो यह बना रहे हैं, A प्लस बी मिलके जो C प्लस डी बना रहे हैं, इसका जो रेट होगा वो धीरे धीरे क्या हो, पहले बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम, और उसके बाद जो रिवर्स डायरेक्शन है उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वही चीज बता रहे हैं। दिस इज द केस, ओके। ये ग्राफ हम समझ सकते हैं कैसे, देखो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, तो एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यहीं पे यही है ऐसे, इसका ही ग्राफ है ऐसा समझो, एट द टाइम, ये कौन सा टाइम था, ये टाइम था t इज इक्वल्स टू 0 वाला केस, राइट, तो ये t इज इक्वल्स टू 0 वाला केस है, वो ये रहा। सो t इज इक्वल्स टू 0 वाले केस में हमारे पास प्रोडक्ट का क्या था, 0, तो सपोज ये हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, ये ब्लू लाइन है, लिखा है C और D लिखा हुआ भी है, सो दैट इज द प्रोडक्ट। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन एट t इज इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये है 1 and 1, दैट मींस ये रहा, ओके, यहाँ डन। अब टाइम पास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो C और D की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो अब उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, एक जैसे ही रहेगी, वैसे ही इनकी क्वांटिटी कम हो रही है, 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 और फिर इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ पहुंचने के बाद अब C प्लस डी की क्वांटिटी भी कम नहीं हो रही है, मतलब क्यों कम नहीं हो रही है, A और B की क्वांटिटी कम क्यों नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब अब जितना A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहे हैं, उतने ही रेट से C प्लस डी मिलके A प्लस बी भी बना रहे हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी कम होगी नहीं, अंडरस्टूड, सिंपल ग्राफ था। Okay, so next, eventually the two reactions occur at the same rate and system reaches at a state of equilibrium. Similarly, the reaction can reach the state of equilibrium even if we start with only C plus D, that is no A plus B being present initially, as the equilibrium can reach from either direction. मतलब जरूरी नहीं है कि equilibrium forward direction में अगर हम गए तभी reach हो, रिवर्स में से भी, मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले हमने ले लिया C प्लस बी, ओके, और उसमें से अभी बनने वाला क्या है, A प्लस बी, तो पहले मेरे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन और इनका मास क्या होगा, 0 होगा, अब धीरे धीरे C प्लस डी में से ये बनेगा A प्लस बी और तब जाके इक्विलिब्रियम रीच होगा, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों साइड पॉसिबल है, सिंपल है। The dynamic nature of chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber's process, मतलब जो Haber's process है, synthesis मतलब making of ammonia, क्या था वो Haber's process, Haber's reaction, N2 plus H2 that will make what, NH3, तो ये ammonia बन गया,
तो ये 3 है, ओके, तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिया, और ये तो 2 है ही, ओके, सो 2 and 2 and 6H हो गया ना। सो दिस इज दी हेबर्स प्रोसेस, ओके। अब हमें तो इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो फॉरवर्ड जा रहा है और सेम वे बैकवर्ड भी आ रहा है, रिवर्स भी हो, तो ये है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ से भी हमें पता चलता है हेबर्स प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम रीच होता है। In a series of experiments, Haber started with unknown amounts of dinitrogen and the dihydrogen maintained at high temperature and pressure at regular intervals determined the amount of ammonia present. मतलब कि क्या किया, बस वही जो किया वही बता रहे हैं कि एक कंटेनर लिया और सबसे पहले मैंने एक कंटेनर में हाइड्रोजन डाल दिया और एक कंटेनर में नाइट्रोजन डाल दिया एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, दोनों की रिएक्टिविटी करवाई, रिएक्शन करवाई, तो धीरे धीरे इन लोग की क्वांटिटी क्या होने लगी, कम होने लगी, और धीरे धीरे मुझे क्या मिलने लगा, एमोनिया मिलने लगा। और कंटिन्यूअसली सपोज 10 मिनट बाद सबके कॉन्सेंट्रेशन चेक किए, ओके, फिर 20 मिनट्स और 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स तो वापस 20 मिनट्स के बाद चेक किए, फिर वापस 30 मिनट्स के बाद चेक किए। क्या चेक किए, द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी थी कि मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसकी बात चल रही है, ओके। इट्स जस्ट अ मेजर, ओके, कि कितना है। जैसे हम मास बोलते हैं, अभी मैंने बोला 1 kg, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है मास, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन हम कब यूज करते हैं जनरली, जब एक्वियस मीडियम हो, ओके, तब हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, और जब गैस हो तब हम कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन ही कैसे मेजर किया जाता है, प्रेशर। कब, जब गैसेस हो तब, जब एक्वियस हो तब कॉन्सेंट्रेशन, और जब सॉलिड और लिक्विड हो तब तो तुम कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली केजी भी यूज कर सकते हो, इसका मास इतना है, लाइक दैट। सो वही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग सब शुरू किया तब सपोज इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना होगा, से 1 मोलर, ओके, और ये भी 1 मोलर, ओके, और ये कितना था, 0। फिर आफ्टर 10 मिनट्स ये था एट t इज इक्वल्स टू 0, अब से t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, तो x अमाउंट जो है वो यूज हो जाएगा 0.1, ऐसे समझो, तो 1 माइनस 0.1 मोलर, तो ये कितना हो गया, 0.9 मोलर, और इसमें से 0.2, इसमें से 2 चला गया, तो चलो ये कितना हो गया, 0.8 मोलर, और यहाँ पर कुछ बन रहा है, कितना बना, से 0.15 मोलर, ओके, ऐसा कुछ बना आफ्टर 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स बाद वापस ये कम होगा, ये बढ़ेगा, और 10 मिनट्स बाद ये कम होगा, ये बढ़ेगा, जाएगा ऐसे ही, जो हमने समझा वैसे ही, तो वही है। He was successful in determining also the concentration of unreacted dihydrogen and nitrogen, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खत्म हो गया है, ओके, मतलब जैसे हमने ये 1 मोलर लिया है, तो एक पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा कि ये कब तक, कहां तक जाएगा, 0.9 आया, सपोज 0.4 तक जा रहा है, और ये भी जा रहा है से 0.3 तक, ओके। दैट मीन्स अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो अब क्या होगा, अब ये फर्दर रिड्यूस होंगे क्या, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अब इसमें से N2 और H2 मिलके जो NH3 बन रहा है, वही रेट से मतलब दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी डिवाइड बाय टाइम, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो वही रेट से एमोनिया भी टूट कर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है, ओके। तो इससे कम तो नहीं होगा इनका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मिनिमम 0.4, ये जो कंटेनर जो मैंने स्टार्टिंग में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला ये तो गैसेस ही है, तो हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, ओके, बट व्हाटएवर से 1 कॉन्सेंट्रेशन वाला मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था, तो उसकी क्वांटिटी कम से कम कहां तक जा सकती है, 0.4 और इसके 0.3 तक, उससे कम हो सकती नहीं है, क्योंकि जैसे ही उससे कम होने जाएगी तो एमोनिया में से वापस N2 और H2 बन जाएंगे, ओके। दैट मींस इतना अनयूज्ड है और अनरिएक्टेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मतलब तुम्हारे पास 1 था, ओके, तो 1 में से ये इतना यूज हुआ, फिर वापस इतना यूज हुआ, फिर वापस इतना यूज हुआ, फिर वापस इतना यूज हुआ, वापस इतना यूज हुआ, ओके, तो ऐसे तुम करते जाओगे, लेकिन ये 0.4 के नीचे तो जाने वाला नहीं है। दैट मींस 0.4 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, अनरिएक्टेड और अनयूज, क्योंकि वो यूज मतलब क्या, वो प्रोसेस बनता मतलब 0.4 के बाद
अब 0.3 कब होता, जब इसमें से कुछ यूज होता, और ये भी 0.3 से 0.2 कब होता, जब इसमें से कुछ यूज होता, और दोनों मिलके क्या बना देते, एमोनिया। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है क्योंकि उससे पहले इक्विलिब्रियम रीच हो गया। दैट मीन ये जो फाइनल है कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, अनयूज्ड, और यू कैन से अनट्रीटेड। अंडरस्टूड, कि वो ऐसे ही पड़ा रहा है, अब उसमें कुछ होगा नहीं, लाइक दैट। वो भी उसने फाइंड किया, ओके, हेबर ने। देन फिगर shows that after a certain time composition of the mixture remains the same even though some of the reactants are still present। तो वही चीज बोल रहे हैं, this constancy in composition indicates that the reaction has reached equilibrium। तो अगर ये हमें पता चले, तुम चेक कर रहे हो t is equals to 10 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन चेक किया तो भाई ये कम हुए, ये बढ़ गए। t is equals to 20 मिनट्स पे चेक किया, अगेन रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अगेन t is equals to 30 पे चेक किया तो सेम ही है, और रिएक्टेंट कम हो रहा है और बढ़ रहा है। फिर t is equals to 40 पे चेक किया तो प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट बढ़ रहा है। फिर वापस 50 पे चेक किया तो और फर्दर प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन में चालू है। फिर सपोज t is equals to 80 मिनट बाद चेक किया तो जो t is equals to 70 मिनट पे जो कॉन्सेंट्रेशन आए थे वही कॉन्सेंट्रेशन आए प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के आफ्टर 10 मिनट्स ऑल्सो। उसके बाद भी 20 मिनट्स बाद वापस किया, t is equals to 90 मिनट्स में भी किया तो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, उतने के उतने ही। के भाई ये लास्ट तीसरी बार जब कर रहे हैं, लास्ट 3 टाइम्स जब मेजर किया तो सेम ही आ रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। ना प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनता है और ना ही रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है। बट ये तुम नहीं थे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब कि हमेशा हमेशा ऑलवेज प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा और ऑलवेज रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ऑलवेज बनता रहेगा तो फिर ये कम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों पता चल रहा है हमें, क्योंकि उनका रेट सेम हो गया है। मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो जिस रेट से ये दोनों इकट्ठा होके एमोनिया बन रहा है उसी रेट से, वही टाइम पीरियड से एमोनिया टूट के डिग्रेड होके क्या बन जा रहा है, डिकम्पोज होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रेट सेम हो गया, मतलब कि यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पे 0 और 0, फिर यहाँ पे 9 हुआ 1 1, फिर यहाँ पे 8 हुआ और ये हो गया 2 2, फिर यहाँ पर ऐसा समझो कि 4 हुआ और यहाँ पे हो गया 6 6। देखो अब यहाँ पे 6 6 हो गया, मतलब ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो अब वापस ये बनने लगेगा, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 5 और 5। फिर वापस ये बढ़ रही है तो 6 हो गया, ये हो गया 4 4, फिर वापस ये बढ़ गया तो अब ये वापस ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर हम रीच हो गए सपोज 5.5 5.5 और ये हो गया से 4.5 एंड 4.5, और फिर जाके अगर हमने चेक किया तो सब कुछ 5 5 5 है, ओके। और 10 मिनट्स बाद चेक किया तो भाई यही वैल्यू आ रही है, फिर 10 मिनट बाद चेक किया तो भी यही वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या होता है, इट डज नॉट मीन कि इस ये रीच हो गया उसके बाद ना प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहे हैं ना रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जिस रेट से, जो रेट से a प्लस बी में से c प्लस डी बन रहा है, एग्जैक्टली सेम रेट से c प्लस डी में से a प्लस बी बन रहा है, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है डज नॉट मीन कि बस इन लोगों ने रिएक्शन करना बंद कर दिया, भाई ए और बी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। तो दे ऑलवेज रिएक्ट, मतलब हमें लगेगा इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, दैट डज नॉट मीन कि अब a प्लस बी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे या c प्लस डी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और a प्लस बी नहीं बनाएंगे, नहीं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। मतलब a प्लस बी में से c प्लस डी बनना चालू रहेगा और c प्लस डी में से a प्लस बी बनना भी चालू ही रहेगा, कंटिन्यूटी है। तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि रेट सेम हो गया है, मतलब जितने रेट से इसमें से ये बन रहा है उतने ही रेट से इसमें से वापस ये बन रहा है। मतलब जैसे कि अब फिर से जैसे ये रीच हो गया है तो मतलब इसमें से एक कम होगा, तो ये कम हुआ तो मतलब 4 हुआ और ये हो गया 6 और 6, लेकिन एट द सेम टाइम उसी टाइम पर इसमें से एक कम हो जाएगा तो बन गया 5 5 और वापस ये बन जाएगा तो 5 5, तो फिर हमने चेक किया तो वापस वही आया 5 5 5। तो रिएक्शन तो हुई थी
कि ये लोग कम हुए और ये बड़े थे, लेकिन जिस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइम पे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है। मतलब कि इट्स लाइक ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है तो इक्वल हो गए, और जिस टाइम पे ये यहां से यहां जा रहा है उसी टाइम पे ये ऐसा नहीं कि यहां रीच हो गए फिर जाके यहां आ गए। जैसे ही ये यहां पहुंचा तो ये भी यहां। इट्स लाइक क्रिकेट में दोनों लोग दौड़ रहे हैं, जैसे ही ये क्रीज से वो क्रीज पे पहुंच रहा है तो जैसे इसने स्टार्ट किया वैसे वही टाइम पे वो भी स्टार्ट कर रहा है, और ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे तो रीच हो गया। तो इसलिए हमें क्या लग रहा है वो लोग तो जहां खड़े थे वही खड़े। ओके, बट ध्यान से देखें, नहीं रे ये बॉलर के पास खड़ा था बैट्समैन के पास हो गया है, लाइक दैट। ओके, तो वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लोग ने दौड़ना बंद कर दिया है, वो हमेशा दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम रीच हो गया और हम देख रहे हैं, मतलब कि हम ओवर के एंड में ही देख रहे हैं। ओवर के बीचों बीच देखे तो हमें दिखाई देगा कि हाँ देखो ये दौड़ रहे हैं, लेकिन हम ओवर के एंड में ही देखते हैं तो वो एक एंड पे खड़ा है ये एक एंड पे खड़ा है, हमेशा एंड पे ही दिखते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो दौड़ नहीं रहे हैं। अंडरस्टूड? वही चीज है। In order to understand the dynamic nature of the reaction, synthesis of ammonia is carried out with exactly the same starting conditions, but using the D2. Okay, so D2 क्या है पता है ना? क्या है? ड्यूटेरियम पण है क्या? क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। ओके, सो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, सो अब क्या हो रहा है विद द एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग, ओके, बट यूजिंग D2 इन प्लेस ऑफ H2। H2 की जगह D2 ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं हम। द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग ईदर विद H2 और D2 reach equilibrium with the same composition except that D2 and ND3 are present instead of H2 and NH3। मतलब ऐसा बोला है कि अगर हम H2 की जगह D2 ले ले तो जो हो रहा है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ NH3 की जगह क्या बन जाएगा? ND3, वो बोल रहे हैं। ओके, आफ्टर after equilibrium is attained, these two mixtures H2 N2 NH3 and D2 N2 ND3 are mixed together and left for a while। तो भाई इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब ऐसा समझो कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर में N2H2 में से एमोनिया बन रहा है और दूसरे कंटेनर में N2 और D2 में से ND3 बन रहा है, और दोनों यही कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है और ये कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और अब दोनों कंटेनर को मिक्स कर दे रहे हैं, दोनों कंटेनर को मिक्स कर दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। तो क्या होगा? लेटर व्हेन दिस मिक्सचर इज एनालाइज्ड इट इज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया इज जस्ट द सेम एज बिफोर। तो जितना पहले था कंसंट्रेशन उतना ही रहा है ऐसे। However, when this mixture is analyzed by mass spectrometer, it is found that the ammonia and all deuterium containing forms of ammonia, okay, and dihydrogen and its deuterated forms are present. Thus, one can conclude that scrambling of H and D atoms in the molecules must result from a continuation of the forward and reverse reactions in the mixture. If the reaction had simply stopped when they reached equilibrium, then there would have been no mixing of isotopes in this way। मतलब कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो इन लोग का जो आइसोटोप्स का मिक्सिंग है वो होगा नहीं। देन ओके, वही चीज बता रहे हैं। देखो यहाँ पर डेपिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो अभी यहाँ पर क्या है? एमोनिया है, दैट इज द प्रोडक्ट NH3 वाला, और दो रिएक्टेंट लिए हैं। अगर एमोनिया बनेगा किसमें से? नाइट्रोजन में से। ओके, एक कंटेनर में क्या है हमारे पास? N2H2 एमोनिया, दूसरे कंटेनर में क्या है? N2D2 और ND3। डन। तो ये जो डाई हाइड्रोजन है वो लिया है, तो वो धीरे 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 वो तो रिएक्टेंट में है, तो उसमें से तो एमोनिया बनने वाला है H2 में से, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही डाई नाइट्रोजन है उसका भी कम होगा और इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। एमोनिया जो है उसका पहले तो जीरो था, इनका पहले से कुछ ना कुछ था। क्यों? क्योंकि वो लोग रिएक्टेंट में थे। एमोनिया तो प्रोडक्ट है, बन रहा है, तो पहले उसका क्या होगा? जीरो।
अब जाके वो इंक्रीज होगा और एक पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, so use of isotopes deuterium in the formation of ammonia clearly indicates that chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rates of forward and reverse reactions are equal and there is no net change in composition। वही चीज बता रहे हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। मतलब क्या कि अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर सेम। वही चीज बोल रहे हैं। Equilibrium can be attained from both the sides whether we start reactions by taking H2H, मतलब वही चीज अभी जो हमने बोले C प्लस डी लेंगे तो भी A प्लस बी बनेगा और A प्लस बी लोगे तो भी C प्लस डी बनेगा। वही चीज बता रहे हैं। Okay. So similarly let us consider the reactions H2I2 and twice HI। तो देखो सेम रिएक्शन ली है, अब क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, आयोडीन लिया है इन गैसियस फॉर्म एंड ट्वाइस HI, तो तीनों दिन गैसियस बन रहा है। इफ वी स्टार्ट विद इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लिया है, मतलब जितना हाइड्रोजन लिया है उतना ही आयोडीन लिया है। ओके, so the reaction proceed in the forward direction and the concentration of H2 and I2 decreases while that of the HI increases until all these become a constant at equilibrium। सेम चीज रिपीट हो रही है। ओके, we can also start with HI alone and make the reaction to proceed in the reverse direction। अगेन सेम चीज कि भाई हम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से ही मैंने HI ले लिया है तो वो डिकम्पोज होके क्या करेगा, H बनेगा और I बनेगा। वही चीज। If total number of H and I atoms are same in a given volume, the same equilibrium mixture is obtained whether we start in from pure reactants or pure products। Again the same चीज। Okay, क्या बोल रहे हैं देखो, अब तक हम क्या देख रहे थे कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम जो देख रहे थे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है उनका वो दिखा रहे थे। मतलब हम जो ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि ये जो है हमारा प्रोडक्ट है तो टाइम के साथ ऐसे ये करके इक्विलिब्रियम रीच कर देगा और ये जो है हमारा रिएक्टेंट है तो वो डिक्रीज होगा और फिर एक इक्विलिब्रियम रीच करेगा। लेकिन हम अब हमने क्या लिया कि भाई विद द इंक्रीज इन टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में क्या चेंज आ रहा है दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। अब हम दोनों एक साथ दिखाते हैं। मतलब ये कौन सा है, ये सपोज हमने मान लिया फॉरवर्ड का है A प्लस बी दैट विल गिव C प्लस डी। तो ये क्या कौन सा होगा, चलो बताओ, C और D होगा या A और B होगा? ये वाला करेक्ट, तो ये होगा C और D और ये होगा A और से B। ओके, अब हमने बोला ना कि प्रोडक्ट ले लो तो भी रिएक्टेंट बनेंगे, तो अगर हमारी रिएक्शन ऐसी है C प्लस डी दैट विल मेक A प्लस बी, तो उसका भी ऐसे ही होगा, उसका भी ऐसे ही बनेगा। तो उसका जो बनेगा मतलब क्या बनेगा, उसका ऐसे बनेगा। ओके, तो एक यहाँ और एक ऐसे करके ऐसे। तो ये जो है नीचे वाला वो कौन सा होगा इसके लिए, नीचे वाला होगा A और B। करेक्ट, तो ये हो जाएगा A और से B और ये हो जाएगा C और D। तो मैं ये क्या है विद द इंक्रीज इन टाइम। ओके, तो इसी को मैं यहाँ शो करता हूँ, इसी को क्या करता हूँ मैं यहाँ शो करता हूँ। तो यहाँ से ऐसे वापस एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और वो पॉइंट से स्टार्ट करते 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 इक्विलिब्रियम रीच हुआ और फिर वो एक पॉइंट से जीरो भी हो जा रहा है, मतलब इससे मिल जा रहा है, ऐसा समझो। यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे करके फिर यहाँ मिल गया तो ये ऐसे करके नीचे आ गया। उल्टा दोनों एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो दिखाया गया दोनों एक साथ, फॉरवर्ड का भी और रिवर्स बैकवर्ड का भी। ओके, तो देखो फॉरवर्ड का पहले देखते हैं, फॉरवर्ड और ये हम कंडीशन ले रहे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारा है H2 प्लस I2 दैट विल गिव ट्वाइस HI, ये हमारा फॉरवर्ड है। ओके, तो देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा HI, तो ये HI ब्लू कलर का, तो ये जीरो था पहले, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब विद द इंक्रीज इन टाइम उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये है हमारा H2 और I2, तो उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। देन अब वही चीज को हम यहाँ वापस कंसंट्रेशन यहाँ ड्रॉ करते हैं और अब हम कौन सा बोल रहे हैं कि ट्वाइस HI लेंगे तो उसमें से H2 प्लस I2 भी बनेगा।
तो ये HI, ये था H2 और I2 और ये था HI, तो ब्लू कलर का HI है, वो हमें सिर्फ याद रखने के लिए। तो यहाँ अब देखो जो HI है इनिशियली उसका क्या होगा, इनिशियली देखो टाइम यहां से यहां बढ़ रहा था, अब टाइम यहां से यहां बढ़ रहा है, बीच में इक्विलिब्रियम है। ओके, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 तुम्हारे पास किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? t इज इक्वल्स टू 0 पर रिएक्टेंट होगा ना 0 पर, तो प्रोडक्ट तो कुछ होगा ही नहीं, सो रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट कौन है मेरा, HI एट t इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा t इज इक्वल्स टू 0, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का, HI का, तो ये रहा HI का है। और प्रोडक्ट का वो टाइम पे क्या होगा, 0। तो देखो ये प्रोडक्ट क्या था हमारा, H2I2 था, यहाँ पे है सेकंड में प्रोडक्ट क्या है, H2I2, तो उसका 0 है। समझ में आया, ये लेना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या होगा कि भाई HI का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और H2I2 का बढ़ेगा, तो अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसी का मिरर इमेज है ये। ओके, सो अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये साइड इंक्रीज हो रहा है, सो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, दैट्स इट। समझ में आया, दो ग्राफ एक साथ बनाए हैं और कुछ नहीं है, अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड? तो हमने एग्जांपल देखे, हमने एग्जांपल में जनरली हेबर्स रिएक्शन देखी, N2H2N अमोनिया जिससे बनता है, और दूसरा डाइहाइड्रोजन वाला, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड वाला देखा, H2+I2 दैट विल गिव ट्वाइस HI। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका लॉ क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम हो, या तो केमिकल इक्विलिब्रियम या तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, बट कोई कांस्टेंट तो होगा। क्यों कांस्टेंट चाहिए, क्यों, देखते हैं। A mixture of reactants and products in the equilibrium state is called equilibrium mixture। मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया मतलब कि ये कंटेनर लिया था, N2 और H2 है गैसियस फॉर्म में, और फिर उसमें से क्या बन रहा है, एमोनिया। वो कैसे बन रहा है, गैसियस ही बन रहा है, तो N2H2 कम हो रहा है, एमोनिया बढ़ रहा है, N2H2 कम हो रहा है, एमोनिया बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब दोनों का रेट सेम हो गया है, जिस रेट से N2H2 में से एमोनिया बन रहा है उसी रेट से एमोनिया में से क्या बन रहा है, N2H2। तीनों दिन गैस में है, अब मैं बोलूं इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, बताओ कहाँ है N2, कहाँ है H2, कहाँ है एमोनिया, पता कैसे चलेगा भाई, तीनों दिन गैस में है, हम अलग कर ही नहीं सकते। अगर एक सॉलिड हो और एक गैस हो तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसे जैसे वाटर है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब आइस है, ओके आइस है, और आइसो मतलब हमारा कौन सा, वो आइसोथर्मल सिस्टम है। आइसोथर्मल सिस्टम मतलब क्या, ना मास ट्रांसफर ना एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर हो रहा नहीं है, ना मास का ना एनर्जी का। ओके, आइसोथर्मल मतलब कौन सा समझ रहे हो तुम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोथर्मल मतलब वही, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स देखा ना हमने, और तीसरा था आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, जैसे कि थर्मस ले लिया, थर्मस, ओके, तो उसमें क्या, हीट बाहर भी नहीं जाएगी और हीट अंदर भी नहीं आएगी, तो मैंने पहले से अंदर थोड़ा आइस ले लिया है। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वो जो थर्मस के अंदर हीट है उससे क्या होगा, आइस में से क्या बनेगा, लिक्विड, ओके वाटर, और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो क्या बनेगा, लिक्विड में से वापस आइस भी बन रहा है। क्या पूरा का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। क्या पूरा का पूरा लिक्विड आइस में ही, आइस का आइस ही रहेगा, नहीं, क्योंकि पहले से तो थोड़ी हीट थी ना अंदर। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। लेकिन अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो तुम बोलो कितना आइस है, मैं बोल दूंगा भाई इतना आइस है। कितना लिक्विड है, तो भाई इतना लिक्विड है। क्यों, क्योंकि दोनों को मैं अलग कर सकता हूँ, एक सॉलिड में है एक लिक्विड में है। यहाँ किसको बताओ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, कहाँ है एमोनिया, कहाँ है N2, कहाँ है H2, भाई तीनों के तीन गैसियस में है, पता चलेगा नहीं। तो वही चीज बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा मिक्सचर बना है इक्विलिब्रियम के टाइम पर, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ओके, सो in this section we shall address a number of important questions about the composition of equilibrium mixture. What is the relationship between the concentration of reactants and products in an equilibrium mixture? मतलब कि equilibrium mixture है
तब कितना प्रोडक्ट होगा उसमें और कितना रिएक्टेंट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो कितना N2 और H2 है और कितना एमोनिया है वो पता करना पड़ेगा ना हमें, तो वो पता करेंगे हम। ओके, हाउ कैन वी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमने ले लिया था, जैसे कि 1 1 0 0, फिर 1 1 में से कम हो रहा है, 1 0 0 में बढ़ रहा है, और कम हो रहा है और बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम रीच हो गया, पता कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया? तो ये 1 का कितना हुआ, 0.4 हुआ, 0.5 हुआ, 0.8 हुआ और इक्विलिब्रियम रीच हो गया। पता कैसे चलेगा कि कितना है इक्विलिब्रियम पे, इसका कंसंट्रेशन कितना है, कैसे पता चलेगा? वो मेथड हम देखेंगे। ओके, what factors can be exploited to alter the composition of an equilibrium mixture? मतलब कि कौन से फैक्टर्स काम करेंगे जिससे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या हो जाए, अल्टर हो जाए, मतलब क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, the last question in particular is important when choosing conditions for synthesis of industrial chemicals such as H2A, NH3 and CaO। तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर से अफेक्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा बोल रहा है। ओके, तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे हम लेंगे, H2 है, अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके कंटेक्स्ट में हम ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चंस लेट अस कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तब तो इक्विलिब्रियम रीच होने से रहा नहीं होगा, हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ रिएक्शन चाहिए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ फॉरवर्ड ही है तो इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं है ना भाई। संतुलन कब बनेगा? जब दो है तब संतुलन बनेगा। सिर्फ एक है, तुम वो सीसॉ पे बैठ गए और अकेले खेल रहे हो, यहाँ बैठ गए तो भाई बैठे के बैठे ही रहो, वो बैलेंस ही नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। या ऊपर हो तो ऊपर के ऊपर तो रहेंगे नहीं, अकेले हैं तो वेट की वजह से नीचे ही आ जाएंगे। डन, दो होंगे तब जाके हम बोल सकते हैं अच्छा इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, यहाँ ऐसे मोटा यहाँ है फिर वो साइड है करके एक रीच हो गया कि ना वो अब नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, नहीं इस साइड ऊपर जा रहा है नहीं नीचे। डन, दो होने चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब वो कंसेप्ट ही ड्युअलिटी का है, मतलब दो होंगे, तुम्हें तुम्हारा अगर इक्विलिब्रियम मतलब कि तुम बोलो कि तुम्हारे और किसी और का रिजल्ट सेम है, तुम कंपेयर कर रहे हो, इक्विलिब्रियम मतलब कंपेयर कर रहे हो कि ये जो रिजल्ट है वो सेम है, तो कंपेयर करने के लिए दूसरा तो चाहिए ना भाई। अकेले कैसे कंपेयर करोगे कि मेरा रिजल्ट किसके साथ सेम है? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन चाहिए। On the basis of experimental studies of many reversible reactions, the Norwegian chemist, okay, Maximilian Guldberg and Wag, okay, so proposed in 1864 that the concentration in an equilibrium mixture are related by the following equilibrium equation. So याद रख लेना मैक्समिलियन गुल्डबर्ग, पूरा नाम याद रखना, लेकिन मैंने ऐसे याद रखा है मैक्समिलियन एंड वैग। ओके, जनरली वाग ऐसे लिखा हुआ है, वाग गुजराती और हिंदी में तुम पढ़ो ना तो वो वाग है। ओके, वाग, तो हम वाग ओके लाइक दैट, बट मैक्समिलियन एंड वाग, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर द नेम। एक मार्क में पूछा जाए कि भाई किसने प्रपोज किया था इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये दोनों भाई साहब ने मिलके प्रपोज किया था कब? 1864 में। ओके, हाँ, सो क्या बोल रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन C स्टैंड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन और Kc स्टैंड्स फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, मतलब हमारे पास है A प्लस B में से हो रहा है क्या? C प्लस D, और C प्लस D में से क्या हो रहा है? A प्लस B। तो इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए तब ये जो C है, प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं। ओके, तो C और D का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे अगर A और B से, तो वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है? हमने क्या बोला? जिस रेट से A प्लस B में से C प्लस D बन रहा है उसी रेट से C प्लस D में से A प्लस B बन रहा है व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है तो तुम ये फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों? स्टार्टिंग में ये तुम फाइंड करने गए एट द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में था ये 1 1 और ये था 0 0। डन, अब ये फाइंड करो तुम कांस्टेंट, तो पहले तो C तो ये ऊपर आ गया 0 0, और नीचे 1 1, क्या है? 0। डन,
फिर थोड़े टाइम बाद फाइंड करो तो ये हो जाएगा से 0.9, 0.9 से 0.1, 0.1। अब भी फाइंड करो तो ये क्या आएगा 0.1, 0.1, 0.9, 0.9 एक वैल्यू आएगी। अब वापस थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो गई मतलब कांस्टेंट कैसे है? हम तो बोल रहे हैं कांस्टेंट मतलब वेरी ना ही करे, वेरी ना करे उसकी वैल्यू। तो ये तो हर बार करोगे तो फाइंड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो कांस्टेंट तो है नहीं। इक्विलिब्रियम रीच हो जाए मतलब कि रेट मतलब C प्लस डी में से A प्लस बी जो रेट से बन रहा है उसी रेट से A प्लस बी में से C प्लस डी बने, तब उनकी वैल्यू क्या हो गई? समझ में आया? तो वही चीज है यहाँ पर। सो ऐसे लिखते हैं हम where Kc is the equilibrium constant and the expression on the right side is called the equilibrium constant expression। तो जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने क्या बोला कि at equilibrium the rate at which reactant में से जो प्रोडक्ट बन रहा है at the same rate पर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है and after equilibrium has been reached, if we find the concentration of anyone मतलब से reactant or product, that will be what? Constant। अब ना प्रोडक्ट चेंज होने वाला है और अब ना रिएक्टेंट चेंज होने वाला है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही रहने वाला है। तो ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट मतलब क्या कि ये C प्लस डी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, A प्लस बी भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो तुम्हें एक कांस्टेंट ही मिलेगा ना भाई, कि यहाँ कोई फिक्स्ड वैल्यू है, अब वो चेंज होने वाली नहीं है। और नीचे भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, अब वो चेंज होने वाली नहीं है। तो जैसे कि ऊपर है 10 फिक्स्ड वैल्यू और नीचे है 2 फिक्स्ड वैल्यू, तो फिर वो तो हमेशा 5 ही रहेगा। डन? समझ में आ गया? The equilibrium equation is also known as the law of mass action because in the early days of chemistry concentration was called as active mass। देखो तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है GEE नीट में कि concentration को पहले के टाइम में क्या बोला जाता था? तो एक्टिव मास। ओके, ऐसे ही ये हम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कोई थियरी बनेगी नहीं, शायद एक मार्क में पूछे भी ना बोर्ड में, बट नीट और जेडब्ल्यू में तुमने कितना लाइन टू लाइन बुक को पढ़ा है, दैट मैटर्स। कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पहले तो 11th का है, 12th का, 11th का है तो कौन से चैप्टर का, और कौन से चैप्टर का है तो कौन से टॉपिक का, इतनी हमारी रीडिंग होनी चाहिए। बताया था ना वो फिजिक्स के लेक्चर में कि कंटिन्यूअसली तुम्हें इतना पढ़ना है, इतना रेफर करना है, सो दैट तुम रिवाइज करने बैठो तो भी तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि भाई ये इतने चैप्टर्स है, ये चैप्टर में इतने टॉपिक्स है और ये टॉपिक में इतने फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने वो एक पेज वाइज बोला था ना। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू डू, सो दैट एक ही दिन में तुम वैसे रिवाइज कर सको। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट देयर वर्क बेटर, लेट अस कंसीडर रिएक्शंस बिटवीन द गैसेस H2 एंड I2 कैरिड आउट इन अ सील्ड वेसल। तो वो जो था उसी को सील्ड वेसल। तो देखो क्या हुआ, ये 1 मोल और बन रहा है कितना 2 मोल। ये इक्विलिब्रियम का है, अदरवाइज पहले से कहाँ 2 मोल होगा। तो ये इक्विलिब्रियम रीच हो जाए उसके बाद की कंडीशन है। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। देखो स्टार्ट करें तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वो है उसकी वैल्यू HI की वैल्यू क्या है 0। थोड़े टाइम बाद ओके मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें। ओके, सो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है, सपोज ये फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए। तो अगर ये क्या है 0, फिर अगेन H2I2, अगर मतलब तुम अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो तो कॉन्सेंट्रेशन का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि तुमने 1 kg H2 1 kg I2 लिया तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा, सपोज 0.5 kg बना है HI। अब 1 kg की जगह तुम 5 kg H2 और 5 kg I2 लो तो भी क्या 0.5 kg ही बनेगा? नहीं, तुमने ये बढ़ा दिया तो बढ़ेगा ना भाई वहां पर भी। तो वही बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमने 2.4 into 10⁻⁻², 1.38 into 10⁻⁻² लिया है, ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब ये कंडीशन गिवन है। फिर ये कॉन्सेंट्रेशन तुमने I2 का ज्यादा लिया है एक कंडीशन में, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं कि पहले इसका ये कॉन्सेंट्रेशन फिर इसका ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से किया है।
सो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस किया, यहाँ पे देखो इंक्रीज किया, फिर यहाँ पर इसको दोनों को इंक्रीज किया, पहले सिर्फ I2 को इंक्रीज किया, फिर दोनों को इंक्रीज किया, फिर एक को इंक्रीज किया है और एक को डिक्रीज किया है। वैल्यूज चेक करो, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है हमें कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए। देन अब रिवर्स दिखाया गया, ये फॉरवर्ड थी क्योंकि पहले ये सब जीरो थे तो फॉरवर्ड, अब रिएक्टेंट ही जीरो है, मतलब कि ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट है तो इसलिए जीरो है, तो पहले लिया क्या ये और फिर क्वांटिटी, तो ये चेक अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया है। अब जब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थे, अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो ये कितना था भाई 2.4 10⁻², अब कितना हो गया 1.14 × 10⁻², कम हो गया, ये कम हो गया, ये जीरो था प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम रीच होगा तो जीरो थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो ये रहा। अब तुमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया था, क्या किया था, I2 बढ़ाया था, वो इतना ही है H2, I2 बढ़ाया, तो I2 बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या चेंज हुआ, तो देखो ऐसा नहीं है कि H2 तुमने बढ़ाया नहीं तो उतना ही रहेगा, नहीं, तुमने एक चेंज किया ना सब में चेंज आ गया, तुमने चेंज सिर्फ यहाँ किया है, ये जितना था उतना ही है, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली जीरो ही है स्टार्टिंग कंडीशन में, चेंज एक में लाए और इक्विलिब्रियम पे सब में चेंज आ गया, देखो इसलिए ये भी कम हो गया, ये भी एक चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, डन। फिर ये कॉन्सेंट्रेशन लिया इक्विलिब्रियम पे, ये वैल्यू है, ये कॉन्सेंट्रेशन लिया इक्विलिब्रियम पे, ये वैल्यू है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लिया और एक वैल्यू निकाली। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया भाई, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि ये तो हम बोल रहे हैं ना कांस्टेंट कांस्टेंट, उनको थोड़ी पता है कांस्टेंट, तो उन्होंने अलग अलग वैल्यूज ली और फिर चेक किया, तो उनको पता चला कि ये जो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसकी वैल्यू जब निकाले हम तो हर बार ऑलमोस्ट सिमिलर आती है, आनी चाहिए, ये जो हमने लॉ देखा है ये इसके अकॉर्डिंगली तो आनी चाहिए, ओके कि मतलब मैंने ये लिया 1 kg और इक्विलिब्रियम की बात करते थे, इक्विलिब्रियम पे है ये 1 1 और ये है 2 2 इक्विलिब्रियम पे, ओके ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने सब कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ले लिए हैं, अब वो केस में इक्विलिब्रियम पे ये है 5 5 और ये है 15 15, दूसरे केस में इक्विलिब्रियम पे, तो पहला जो केस है उसमें मैं कांस्टेंट केसी निकालूं और दूसरा जो केस है उसमें भी मैं कांस्टेंट केसी निकालूं, तो भाई वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, पक्का है, हाँ आनी चाहिए, बट आती नहीं है। देखो तुम जैसे कि ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, बट यू कैन फाइंड इट कैसे कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट कौन था ये, ओके तो मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो हमें पहले ऊपर HI लेना है, तो HI 2.52, मतलब अगर पहले केस में हमें गिनना है तो हम KC कैसे गिनेंगे कि भाई 2.52 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.14 into 10⁻² into 0.12 into 10⁻², इसकी कोई वैल्यू आएगी। दूसरा केस लेते हैं, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा 2.96 into 10⁻² divided by 0.92 into 10⁻² into 0.20 into 10⁻², इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली सेम आनी चाहिए, बट आती नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, ओके तो करते हैं इम्प्रोवाइजेशन। 6 sets of experiment with the varying initial conditions were performed, starting with only gaseous H2, और वो जो एक्सपेरिमेंट का टेबल देखा हमने वही चीज पूरी लिखी हुई है, ओके। Similarly, experiments 5 and 6 equilibrium, okay. Data obtained, okay, ठीक है। It is evident from the experiment 1, 2, 3 and 4 that number of moles of dihydrogen reacted is equals to number of moles of iodine reacted. Also experiment 5 and 6 indicates that H2 gaseous का जो concentration है वही I2 gaseous का concentration है, that we can see from the table. Knowing the above facts in order to establish a relationship between the concentration of the reactant and products,
सेवरल कॉम्बिनेशन कैन बी ट्राइड, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए। हमें कैसे मालूम भाई कि भाई ऊपर ही प्रोडक्ट लो और नीचे ही रिएक्टेंट लो, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो इन लोग ने डिफरेंट डिफरेंट के भाई ऊपर रिएक्टेंट ले लिए, नीचे प्रोडक्ट ले लिए, या फिर एक प्रोडक्ट लिया एक रिएक्टेंट लिया, नीचे एक प्रोडक्ट लिया नीचे एक रिएक्टेंट लिया, वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके फाइनली वो लोग ये इक्वेशन पे आए हैं। उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया कि भाई ये दो लोग ने, मैक्सवेल और वाग ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें ये मिला है। बट उन्होंने क्या किया वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट्स के पहले की मेहनत हम अभी देख रहे हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर द सिंपल एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल that if we put the equilibrium concentration of the reactants and products, the above expression, ये एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू डालें हम, okay, तो ये टेबल से हमें पता चल रहा है कि देखो पहले केस में केसी आया कितना 1840, दूसरे केस में 1610, तीसरे में 144। तो ये तो भाई कांस्टेंट नहीं है, कहाँ है कांस्टेंट? तो नहीं है 1840 कांस्टेंट हम बोल रहे थे, कांस्टेंट आए नहीं। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए। अब उन्होंने चेक किया, बोले कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो क्या इम्प्रोवाइजेशन किया कि ये जो उन्होंने लिया था a प्लस बी में से c प्लस डी बन रहा है और c प्लस डी में से a प्लस बी बन रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो बोल दिया तुमने, लेकिन उसके कितने मोल्स लिए, कितने मोल्स। तो अगर मोल को कंसिडर करोगे, मतलब इसके सपोज a मोल है, इसके सपोज जैसे हमने ये नहीं लिखा H2 प्लस N2 that will give twice NH3, तो ये कितना था थ्राइस। ओके, तो भाई तुमने दो, मतलब ये तो एक ही मोल है, मोल अगर गिने ये तो डाई नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन का कितना मोल है? सिर्फ 1। H2 के कितने मोल्स है? 3। डाई हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 मोल्स। और डाई नाइट्रोजन के कितने हैं? 1। तो ये 3 मोल्स और ये 1 मोल मिलके बना रहे हैं कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम जब गिना तब तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH3 का और रिएक्टेंट का। तो इससे फाइंड किया तो हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब Kc कांस्टेंट नहीं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इफ वी कंसीडर this A, this constant moles of B, moles of C and moles of D, तब ये कांस्टेंट आ रहा है। मतलब कि मैं वैल्यू क्या लूं, मैं ऐसे ना लूं, और कैसे लूं? NH3 2 मोल्स है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, N2 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहने दिया, और ये 3 है तो यहाँ पर 3 कर दिया। अगर ऐसे मैं लूं और फिर कैसे फाइंड करूं, तो आता है देखो HI का स्क्वायर ले लिया है, H2 एक ही है तो एक, I2 भी एक ही है तो एक। तो वैसे अगर किया इक्वेशन तो फिर मेरा पहले केस में इक्विलिब्रियम आ रहा है 46, दूसरे में 47, 46, 46, 46, 46, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट डन। दैट मींस के भाई वो जो इक्वेशन था उसकी कंपेयर में विदाउट मोल्स वाला, भाई Kc इज इक्वल्स टू NH3 N2 H2, इसकी कंपेयर में ये वाला इक्वेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, वही चीज बता रहे हैं। So is far constant, and however if you consider the expression this, it will give us a result. तो So ये डायरेक्टली देखते हैं। At a given temperature, the product of concentration of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient, मतलब कि number of moles, respective stoichiometric coefficient मतलब number of moles in the balanced chemical equation is divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value, and this is known as equilibrium law or law of chemical equilibrium. Okay, तो ये जो है ये मोल्स वाला केस, इसी को बोलते हैं, जस्ट याद रखने के लिए कि ऐसा नहीं, पहले हमने ऐसा बोला था
लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो सही आंसर आएगा। तो जब हमने ये मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिया तब आंसर आ रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये तो याद रखने के लिए। अब एक्चुअल अगर पूछे एक मार्क में व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और से इक्विलिब्रियम लॉ, तो उसके लिए तुम्हें ये रटा हुआ सेंटेंस लिखना पड़ेगा। बट समझने के लिए भाई नॉट लाइक दिस मोल्स कंसीडर करें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करें, तब हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, अदरवाइज मिलती नहीं है। वही बता रहा है, वही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डन? पक्का? ये रटना भूलना नहीं है। ओके, तो जो वो एग्जांपल था उसी को अब वही एग्जांपल है, तो वी आर नॉट गोइंग वो लाइन बाय लाइन, बट वी कैन डायरेक्टली सी। देखो ए ए बी 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 सी, ये अपने जैसा सी का सी, डी का डी, ए बी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस वैसे ही सेम 4Na3 5O2 NO6H2, तो उसके लिए लिखना हो तो NO उसके कितने मोल्स है 4, तो रेज़ टू 4, H2 के कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय O2 के कितने हैं 5 और NH के कितने हैं 4। डन? ओके, molar concentration of different species is indicated by enclosing these in square bracket and as mentioned। तो भाई ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या शो करता है? कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट्स इट। अब देखो इसके लिए लिखो, तो इसके लिए लिखो मतलब क्या, ये है भाई क्या HI के 2, तो HI का स्क्वायर, ये 1 और ये 1, दैट्स इट। रिवर्स रिएक्शन के लिए तो रिवर्स के भी लिए लिखो, इसका 1 इसका 1 और इसके 2, तो भाई ये 1 1 और इसके 2। डन? ओके, thus K dash C, अब ये K dash C क्या है? ओके, पहला है हमारा H2 plus I2 that will give twice HI। yes, तो अगर मैंने Kc फाइंड किया एट इक्विलिब्रियम, ओके, तो क्या हो जाएगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2। ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं दूसरा फाइंड कर रहा हूं, क्या ट्वाइस HI में से H2 बन रहा है और I2 बन रहा है, और इसका भी अगर इक्विलिब्रियम पे ढूंढे हम तो ये क्या हो जाएगा Kc डैश, क्योंकि अलग शो करना है ना, तो मैं सिर्फ Kc ना लेके Kc डैश शो कर रहा हूं कि भाई रिवर्स के लिए भी हम कर सकते हैं। तो पहले यहाँ क्या हो जाएगा H2, फिर क्या हो जाएगा I2, और फिर क्या हो जाएगा ट्वाइस और सॉरी HI का। डन? अब यही चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही चीज को क्या कि ये H2 और I2 है वो नीचे चला गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे HI का कॉन्सेंट्रेशन ये स्क्वायर, और इसके डिवाइड में वापस क्या आ गया H2 का कॉन्सेंट्रेशन और I2 का कॉन्सेंट्रेशन। डन? अब डिवाइड में है तो वो तो ऊपर ही जाएगा, मतलब ये और ये तो सेम ही है। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि A डिवाइड बाय B बाय C, तो इसको हम कैसे लिखते हैं AC बाय B, ऐसे ही तो लिखते हैं, राइट? ओके, तो वही चीज हमने यहाँ की है। अंडरस्टूड? तो ऐसा लिखा, ये क्या था KC डैश, देयरफॉर KC डैश इज इक्वल्स टू, भाई ये क्या है गौर से देखो, ये रहा, ये तो KC है पूरा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/KC। डन? तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट KC डैश इज इक्वल्स टू 1/KC, और प्रूव दैट KC इज इक्वल्स टू 1/KC डैश। समझ में आ गया? Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for the reaction in the forward direction। तो तुम्हें इतना इजी ना पूछ के, मतलब थोड़ा टेढ़ा करके पूछना हो तो बोलेंगे prove that equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for the reaction in the forward direction। अब हम बोलेंगे भाई ये क्या प्रूव करने के लिए पूछ लिया, क्या बोल रहे हैं, अरे यही प्रूव करने के लिए पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन मतलब Kc डैश is the inverse of the equilibrium constant for the reaction in the forward direction मतलब Kc, तो Kc डैश is the inverse of Kc, तो है ना inverse of Kc। डन? तो ये फॉर्मूला बेस्ड है और ये स्टेटमेंट बेस्ड है
है एक ही चीज, तो वहां से भी बोल दे सकते हैं कि प्रूव करो ये, या ऐसे इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ऐसा प्रूव करो, प्रूव वही चीज करनी है। If we change the stoichiometric coefficient in a chemical equation by multiplying throughout by a factor, then we must take sure that the expression for equilibrium constants also reflects that change. मतलब ये तो obvious है, मतलब क्या, अगर जैसे हमने वो टेबल्स में देखा कि अगर हम concentration change कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का concentration चेंज हो जाएगा। मैंने बोला 1 kg 1 kg लिया तो 5 kg बना, तो 10 kg 10 kg लेंगे तो थोड़ी 5 बनेगा, तो फिर 20 भी बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का चेंज होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो भूल मत जाना कि यहाँ पर भी चेंज करना है। मतलब कि मैंने ये कंडीशन ली है H2I2 ट्वाइस HI, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पे 2 मोल ले लिए, यहाँ पर भी 2 मोल ले लिए, और यहाँ पे मैंने 4 मोल ले लिए, और अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ये वाला, तो आंसर सही आएगा नहीं। फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसकी जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डन, वही चीज बोल रहे हैं। वो चीज बोल रहे हैं और फिर उसके लिए वापस डेरिवेशन है। ओके, कोई बात नहीं। तो देखो जैसे मैंने डबल किया, उन्होंने क्या किया, आधा कर दिया, हाफ। तो H2 था वो 1 था, तो अब 1 नहीं है, आधा है, मतलब कि 1 था उसको डिवाइड बाई 2 किया, तो ये डिवाइड बाई 2 हो गया, ये भी डिवाइड बाई 2 हो गया, तो इसको डिवाइड बाई 2 करे तो वो 2 था, डिवाइड बाई 2 तो 1 हो जाएगा। अब उसके लिए लिखे, तो उसके लिए लिखे तो HI H2 कितना है, हाफ, और I2 कितना है, हाफ। तो दैट इज इक्वल्स टू, इसको नाम वापस क्या दे दिया, KC डबल डैश। ओके, सो KC डबल डैश इज इक्वल्स टू दिस, दैट विल बी इक्वल्स टू, रिवर्स के लिए भी सेम ही होगा। ओके, तो रिवर्स के लिए मतलब क्या है कि जो HI का स्क्वायर है, और ये मतलब कि हाँ, सो 6.5 written as like this, the equilibrium constant for the above reaction is Kc dash is equals to this. Yes, अब क्या किया है उन्होंने कि H2 और I2 है, ओके, वो दोनों का क्या है, 1/2 ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया है और होल रेस टू 1/2 लिख दिया है। अब इसका 1/2 तो था नहीं, इसलिए स्क्वायर किया है। कंफ्यूज मत हो जाना, हमारा क्या है कि भाई H2 प्लस I2 that will give twice HI, ये था हमारा। अब मैं ले रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ KC, सो वो क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय I2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं आधा कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हाफ H2 प्लस हाफ I2 HI। डन, 2/2 तो खत्म। अब ये क्या हो गया, KC डबल डैश, सपोज कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो KC डबल डैश। सो अब ये चेंज कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, HI, अब तो कोई स्क्वायर नहीं है, और H2 का कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना है, हाफ, I2 का कॉन्सेंट्रेशन उसका भी कितना है, हाफ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, HI तो उसकी जगह ही है, इन दोनों को क्या लिख दे रहा हूँ, H2 का कॉन्सेंट्रेशन I2 का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का हाफ है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट कर रहा हूँ, ओके, और फिर लिख दे रहा हूँ हाफ। तो ये हाफ तो H2 को भी आएगा और I2 को भी आएगा। डन। अब इसी को एक और वे में लिखता हूँ, कैसे, ये जो है HI उसको मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय H2 I2, सॉरी इसको 2 नहीं लिखना था, नहीं इसको 2 ही लिखना है, करेक्ट है, H2 I2 एंड होल रेस टू 1/2 ऐसे लिखा है। अब ये दोनों सेम ही है, कैसे, चेक करो, H2 रेस टू क्या था नीचे, 1/2, तो ये H2 1 है और ये 1/2 आएगा, तो H2 रेस टू 1/2 हो गया। I2 रेस टू 1/2 था, I2 रेस टू 1/2 हो गया। HI रेस टू 1 था, तो ये 1/2 इसको दो, तो यहाँ पे 2 है और 1/2 आ रहा है, 2 कैंसिल, तो HI का भी 1 ही हो गया। ये दोनों सेम है, यही चीज लिखी हुई है, ये रही। डन, ओके। अब इनकी कोई वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज x होल रेस टू 1/2, अंडरस्टूड, ओके।
और ये जो है उसको हमने क्या बोला है, इट इज सपोज केसी, वो जो वैल्यू है वो क्या है, ओरिजिनल केसी, ये वाला। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है। सो एन, अगर जैसे ये नंबर है उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया, मतलब कि तुम्हें पता नहीं है कितने मोल्स, 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुमने यहाँ पे चेंज किया, जो मैंने अभी तुम्हें इससे पहले बताया कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे तो हमारा जो केसी है उसके फॉर्मूला में भी चेंज आएगा, और फॉर्मूला में चेंज आया तो केसी की वैल्यू में भी चेंज आएगा, सेम तो रहेगी नहीं। तो वही चीज बता रहे हैं कि इफ वी पुट डिफरेंट वैल्यूज then we will get different values for Kc also. Therefore equilibrium constant for the reaction is equals to Kc raised to n, मतलब कि पहले क्या आया था Kc, और अब अगर तुमने n से मल्टीप्लाई कर लिया, किससे, n से, मतलब कि ये H2 था प्लस I2 था, that will give twice HI। then ऐसा था तो Kc क्या था, HI whole raised to 2 divided by H2 divided by I2। और मैंने अगर हाफ कर दिया तो क्या हुआ, हाफ H2 प्लस हाफ I2, that will give HI। इसके लिए क्या लिखा था, इसके लिए मैंने बोला Kc डबल डैश, और उसके लिए लिखा HI, फिर H2 raised to half, then I2 raised to half। और इसको ही मैंने दूसरे टर्मिनोलॉजी में लिखा था HI का स्क्वायर, और यहाँ पे है H2, यहाँ पर है I2, और ये होल, और ये 1/2, 2 गया तो यही आ गया, और ये 1/2 यहाँ गया तो यही आ गया। अब ये क्या है, देखो HI का स्क्वायर H2 I2, तो दे तो यही है, KC है, तो उसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो KC डबल डैश इज इक्वल्स टू KC होल रेज टू 1/2। तो मतलब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था तो रेज टू 1/2 आ गया। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, अंडरस्टूड, तो रेज टू क्या आ जाएगा, 5। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया सबको, तो केसी रेज टू क्या आ गया, 1/2, मतलब मेरा नया कांस्टेंट क्या बन गया, पुराना कांस्टेंट होल रेज टू दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मैं 5 से करूँ तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर पावर में क्या जाएगा 5, 10 से करूँ तो पावर में क्या जाएगा 10, तो अगर n से करूँ तो पावर में क्या जाएगा n। तो वही चीज बोल रहे हैं कि वो कैसे अभी हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ लिखा था ना 2kc रेज टू n, kc रेज टू ये क्या हो गया मेरा n। समझ में आया, these findings are summarized किया है। okay, it should be noted that because of equilibrium constant Kc and Kc dash have different numerical values, it is important to specify to the form of balanced chemical equation when quoting the value of equilibrium constant। तो equilibrium constant जब हम लिखे तो जरूरी है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बैलेंस ही ना करूं, मैं बोल दूं भाई कि H2 प्लस I2 मिलके HI बनता है, और फिर मैं यहाँ Kc फाइंड करूं, गलत ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो भाई ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। अब अगर Kc फाइंड करूं तो सही आएगा, क्योंकि हमने देखा कि भाई उसकी वैल्यू है, मतलब ये जो मोल्स है उससे Kc चेंज हो जाता है। चीज बताइए, अंडरस्टूड। तो देखो ये अगर ऐसे सिंपली लिखा है तो उसकी वैल्यू Kc, फिर क्या किया है, रिवर्स लिखा है, मतलब CCDD AABB रिवर्स लिखा है, तो उसके लिए Kc डैश, और ये भी हमने प्रूव कर दिया Kc डैश Kc। और अब क्या किया है, ये पहला वाला इक्वेशन n से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके जो मिला वो Kc डबल डैश, तब भी जो Kc है तो उसके मल्टीप्लाई अगर n से किया है तो रेस टू क्या आ जाएगा n। ये 3 चीजें हमने देखी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ। अगर तुम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम चेंज करके हम Kc डैश कर देंगे, तो Kc एंड Kc डैश के बीच का रिलेशन देखा हमने। फिर अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट के वो चेंज कर दिए तुमने, तो वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसको भी हमने प्रूफ किया। ओके, प्रूफ किया, और उसको प्रूव करने के बाद हमने बोला कि इफ वी चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब n से मल्टीप्लाई किया है तो
तो जो हमारा Kc है दैट रेज टू n करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें नया कांस्टेंट मिलेगा। तो तीनों तीन चीजें हमने प्रूव की। समझ में आया? पक्का? छोटा सा न्यूमेरिकल है 6.1, देखते हैं। चलो क्या है 6.1? द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वेर obtained for the formation of ammonia, okay, from the N2 and H2. So N2 का कॉन्सेंट्रेशन है 500 केल्विन, टेम्परेचर है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन है और एमोनिया का भी है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे ये तो क्या है, एक मार्क में पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट वाला लिख लो 1.2 × 10⁻²। ओके, ये तो हमें पता ही है, इसमें तो कुछ नहीं करना है Kc। तो यहाँ पर तुम्हें पहले NH3 का लिखना है, तो से डायरेक्टली हम लिखे, अरे डायरेक्टली लिखे तो 1.2 × 10⁻²। यूनिट सेम होने चाहिए, हाँ सबके मोलर है तो ही होगा, नहीं तो नहीं। देन रिएक्टेंट के तो 1.5 × 10⁻² into 3 × 10⁻²। इसका सॉल्यूशन निकालो, Kc मिल गया, दैट्स इट। ओके, लेकिन नॉट डायरेक्टली, क्योंकि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, N2 + H2 दैट विल गिव NH3। तो डायरेक्टली ये निकालोगे तो आंसर आएगा नहीं, वही तो हमने चेक किया था। ओके, सो बैलेंस पहले करो, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस और ये हो गया थ्राइस। ओके, तो ये 6, ये 6, ये 2, ये 2, डन। अब चेक करो तो इसके 2 है, सो इसका कर दो स्क्वायर। देन H2 का 1 है, तो H2 3 वाला, तो एक वो 3 है। ओके, H2 3 है ना, यस। तो इसका कितना है, क्यूब, और इसका कितना है 1, डन। अब जाके Kc निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो स्क्वायर क्यूब कर दो और ये जो निकला दैट इज द कांस्टेंट। ऐसा न्यूमेरिकल है, एक मार्क में पूछा जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। अंडरस्टूड? ओके, न्यूमेरिकल 2 दूसरा भी ऐसे टाइप का पूछा जा सकता है। भाई एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दे दिया है, कंसंट्रेशन दिया है N2 का, O2 का एंड NO का। ओके, fluid vessel 800, what will be the Kc for the reaction? है आगे कुछ क्वेश्चन? इक्वेशन गिवन है तो तुम्हारे लिए इजी हो गया। क्या, N2 + O2 दैट विल बन क्या रहा है, NO। ओके, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, NO, N2O2, N2O5, कितने सारे होते हैं। तो तुम्हें गिवन है कि भाई ट्वाइस NO बन रहा है, ये गिवन है, तो इजी हो गया है। बस इस अब तो वैल्यू पुट करो, सिंपल। एक एक मार्क में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओनली इन 1 मार्क्स, डन। ओके, नेक्स्ट होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ओके, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया देखते हैं। इन होमोजीनियस सिस्टम, अब जो हमने पढ़ लिया है वही है, कुछ चेंज नहीं है, बट उसमें भी टाइप्स है, तो वो देख रहे हैं हम। इन अ होमोजीनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। मतलब कि अभी मैंने बोला वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो बन रहा है अमोनिया। अब बताओ इक्विलिब्रियम रीच हो गया, कौन सा नाइट्रोजन कौन सा हाइड्रोजन, वो पता चलेगा नहीं। तो इसको हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है, सारे सेम फेज में हो जाएंगे, सेम स्टेट में फेज में हो जाएंगे। यहाँ पर तो नहीं है। ओके, सो उसको हम नहीं बोलेंगे। मतलब एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, तो यहाँ तो सेम फेज में ही है ना, उसको मतलब होमोजीनियस बोलेंगे हम। ओके, हमने ना बोल दिया। N2 है, H2 है और उसमें से एमोनिया बना, और अब हम पता नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम पे कि कौन सा N2 है कौन सा
NH एमोनिया है और कौन सा H2 है. वी कैन नॉट से. दैट मीन्स कि वो होमोजीनियस है, क्योंकि होमोजीनियस मतलब क्या, सारे सेम फेज में होने, तो सेम ही तो है गैस गैस गैस. वो थर्मस वाला केस लिया भाई, आइस में से पानी बन रहा है तो हम फिर बाहर निकाल सकते हैं इतना इक्विलिब्रियम पे इतना आइस है और इतना पानी है, यहाँ पर निकाल सकते नहीं है. तो ये होमोजीनियस वाला एग्जांपल है. हमने फ्लो में गलत एग्जांपल ले लिया. डन. तो ये होमोजीनियस वही एग्जांपल गिवन है यहाँ पर. देन दूसरा गिवन है देखो CH3COO C2H5. इसे क्या बोलते हैं, याद है? CH3COO C2H5 नहीं है, एस्टर 10th वाला. ओके, 4th चैप्टर. तो हमने उल्टा पढ़ा था. क्या उल्टा पढ़ा था? अल्कोहल और एसिटिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो बनेगा एस्टर एंड वाटर. ओके, ऐसा पढ़ा था. अब उसका उल्टा है. तो CH3COO C2H5 plus H2O that will give CH3COOH and C2H5OH. ये लिक्विड है, बाकी के तीनों क्या है, एक्वियस है. तो भाई लिक्विड और एक्वियस पता ही कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम पे कहाँ है एसिटिक एसिड, कहाँ है एस्टर, कहाँ है पानी और कहाँ है अल्कोहल, कौन सा है इथेनॉल. नहीं पता चलेगा क्योंकि सभी लिक्विड स्टेट और एक्वियस स्टेट में है. डन. जैसे यहाँ सभी गैस में थे तो पता नहीं चल रहा था, यहाँ पर भी सब है तो पता चलेगा नहीं. लेकिन अगर एक भी अलग है तो हम उसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे. ये होमोजीनियस है. जैसे ही आयरन है, ओके, और SCN का भी एग्जांपल गिवन है. सो यहाँ पर भी देखो एक्वियस एक्वियस और एक्वियस, तो पता चलेगा नहीं इक्विलिब्रियम पे. So all the reactants and products are in a homogeneous solution phase. We shall now consider the equilibrium constant for some homogeneous reaction. तो homogeneous reaction है उनके लिए equilibrium constant की बात करते हैं. Okay. Equilibrium constant in gaseous system. Okay. अब हम किसकी बात करते हैं, gaseous system की. सेम फेज में N2 H2 एमोनिया तीन गैस में थे, तो उन सब के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अभी जो पढ़ा वो गलत था क्या? गलत नहीं था, और डिटेल में जा रहे हैं हम. ओके, सो क्या है गैसियस के लिए? सो फार वी हैव एक्सप्रेस्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कुछ नहीं. तो ये जो हमारा केस है, जैसे कि दिस इज गैसियस, दिस इज आल्सो गैसियस एंड दिस इज आल्सो व्हाट, गैसियस. यही इक्वेशन हमने ले लिया. इसके लिए मुझे अगर केसी निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि जो NO है उसका कंसंट्रेशन रेज़ टू स्क्वायर, ओके, देन O2 है उसका कंसंट्रेशन और N2 है उसका कंसंट्रेशन. तो मिल गया मुझे केसी. डन. ऐसे मैंने निकाल लिया. अब मैं बोलूं कि भाई ये तो सब गैस 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 है, तो गैस के लिए तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूँ. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू NRT. तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V/RT. तो ये जो N/V है, दैट इज N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, V इज व्हाट, वॉल्यूम. सो मोल पर वॉल्यूम दैट इज द कंसंट्रेशन. उसी को तो हम मोलर बोलते हैं. कंसंट्रेशन बन गया ना ये. तो इसको हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं. तो P इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन का CRT. ओके, तो अगर ये कंसंट्रेशन है तो फिर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P/RT. ऐसे हम लिख सकते हैं. डन. ओके, ये समझ में आ गया. अब आगे देखते हैं. तो आगे देखेंगे तो क्या, ये केसी है. लेकिन अगर तीनों के तीनों गैसियस है, अगर सारे ही तुम्हारे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, तो हम कंसंट्रेशन को C से डिफाइन ना करके कैसे डिफाइन करेंगे, उसके प्रेशर से, दैट इज P से. तो उसके लिए जो हम लिखेंगे तो ना कि केसी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, KP. कब? जब सारे गैसियस में हो, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है वो कौन से फेज में हो, गैस फेज में हो, तब हम कंसंट्रेशन का KC ना लिखकर, हम कंसंट्रेशन ही है लेकिन लिखेंगे क्या, KP. वेयर कंसंट्रेशन C था, यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम प्रेशर P से डिनोट करते हैं. तो ऊपर क्या था भाई, कंसंट्रेशन ऑफ NO, ऐसा ही था ना. तो NO का कंसंट्रेशन था, लेकिन कंसंट्रेशन अब C की जगह मैं P लिख रहा हूं, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ NO. कंसंट्रेशन ऑफ NO था तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ NO. ओके, और रेज टू स्क्वायर था, NO का स्क्वायर था, तो वो स्क्वायर में यहां कर दूंगा. देन यहां पे भी लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, N2. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ से N2, उसके कितने मोल्स थे भाई, 1 ही थे. ओके,
देन इनटू P of O2 उसका कितना था 1 था. सो नाउ आई विल राइट लाइक दिस Kp. अंडरस्टूड. अब जो हमने बोला वो ओके क्या बोला हमने कि PV इज इक्वल्स टू NRT है. N बाई V करेंगे तो C मिलेगा. तो P की वैल्यू क्या हो गई CRT हो गई. तो P ऑफ NO क्या होगा. P ऑफ NO को मैं ऐसा लिख सकता हूं C ऑफ NO RT. डन लिख सकते हैं. R के लिए मैं NO और T के लिए NO नहीं लिख रहा हूं. क्यों. कांस्टेंट है भाई. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा तभी हम कुछ करेंगे. अंडरस्टूड. ओके तो उसके लिए मैं NO नहीं लिख रहा हूं. तो फिर मैं N2 के लिए भी लिख सकता हूं ऐसे. प्रेशर ऑफ N2 आई कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ N2 RT एंड प्रेशर ऑफ O2 उसके लिए भी मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ O2 RT. तो वो यहाँ लिखता हूं तो देखो क्या हो गया Kp इज इक्वल्स टू P ऑफ NO तो मैं यहाँ लिखूंगा C ऑफ से NO RT होल का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर. डन. डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ N2 C ऑफ N2 RT और यहाँ पे क्या हो गया C ऑफ O2. डन. ओके अब कंसंट्रेशन को अलग लिखते हैं. सो Kp इज इक्वल्स टू C ऑफ NO उसका क्या हो गया है स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है C ऑफ N2 C ऑफ N2 और यहाँ पे क्या है C ऑफ ऐसा ही है C ऑफ N2 1 C ऑफ O2 1 और ये 2 तो 2 और RT वाले को एक साथ लिखते हैं. तो ये क्या है RT का क्या हो गया स्क्वायर है. यहाँ RT का क्या है 1 यहाँ भी RT का क्या है 1 तो ये हो गया RT और ये हो गया RT. डन. समझ में आ गया. अब ये क्या है C ऑफ NO. C ऑफ NO मतलब C मतलब तो कंसंट्रेशन होता है. C मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन जो हमने पहले लिखते थे वो ब्रैकेट में. ओके सो कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2. तो ये तो अभी जो हमने Kc लिखा था वही है. ये तो Kc है ना फिर कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ NO ऊपर उसके मोल्स भी लिखे हुए हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी लिखे हुए. तो ये तो Kc हो गया. दैट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल्स टू Kc और यहाँ पे जो भी है RT रेज टू स्क्वायर. ये स्क्वायर किसका है प्रोडक्ट में था इसलिए और इन लोग के स्क्वायर नहीं है. मतलब क्यों क्योंकि वो रिएक्टेंट के मोल्स हैं. सो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि RT होल रेज टू ये 2 और यहाँ पे 1 और 1 ये सब क्या है नंबर ऑफ मोल्स ही है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 थे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 1 थे. सो वी कैन राइट डेल्टा N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस. क्यों डिफरेंस ऊपर 2 है ये RT है सेम बेस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 - 1 ये भी ऊपर जाएगा तो और -1 तो यहाँ तो 0 हो गया. 0 हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. डन. तो यहाँ पे डेल्टा N गैसियस ऐसा लिख दूं तो ये हमारा रिलेशन बन गया Kp और Kc के बीच में. सो दैट विल बी आस्क्ड ओके कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc. कोई भी पूछा जा सकता है वो सारे एक एक मार्क में. डिराइव द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kc डैश Kc एंड Kc डबल डैश और डिराइव द रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन. तो वो n वाला केस. सो Kc डबल डैश विल बी इक्वल्स टू Kc होल रेज टू n. वो सब एक एक मार्क में. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 और 3 मार्क्स डेरिवेशन क्योंकि थोड़ा करना पड़ेगा. ओके सो क्या है हमारा इक्वेशन Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT रेज टू डेल्टा n. ओके सो ये हमें रिलेशनशिप मिल गई किसके बीच में Kp और Kc के बीच में. तो ये पूरा लिखा हुआ है देखो धड़. Kp इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या ले आया है Kc. क्यों Kp इज इक्वल्स टू Kc. अब देखो मेरा फॉर्मूला ये है Kp इज इक्वल्स टू Kc भी हो सकता है और ना नहीं भी हो सकता. क्यों ये केस में हो जाएगा क्यों यहाँ पे 2 था 2 - 2 0 RT रेस एनीथिंग रेस टू 0 वो क्या होगा 1. सो RT रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1. तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1. ये पूरी वैल्यू 1 हो गई तो फिर आ गया ना Kp इज इक्वल्स टू Kc.
तो JEE नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योर फॉर्मूला इज KP इज इक्वल्स टू KC एंड RT रेज टू डेल्टा N गैसेस। दिस इज योर फॉर्मूला। अब तुम्हें सिर्फ बोल देंगे कि N2 प्लस H2 और डायरेक्टली बोल दे कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC फॉर हेबर प्रोसेस। लो डायरेक्टली ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द KP एंड KC इन हेबर्स प्रोसेस। कोई वैल्यू नहीं दी, कोई कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं दिया, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है कि N2 का कितना है, H2 का कितना है, प्रेशर कितना है, कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसे वर्डिंग में ही क्वेश्चन है, फंस जाओगे क्योंकि कुछ भी नहीं दिया भाई। ये तो बोला है कि KP KC के बीच का रिलेशन निकालो और कब, हेबर प्रोसेस के लिए। क्या पता है भाई वैल्यू? वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? एनी गेस? डायरेक्ट KP और KC का रिलेशन बताओ ऐसे फॉर द हेबर प्रोसेस। हाँ, तो वैसे हमें गिनना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास याद रखने की चीज नहीं है ये। तो पहले तो हमें हेबर प्रोसेस पता होनी चाहिए। भाई N2H2 मिलके क्या बन रहा है? एमोनिया बन रहा है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। अब जाके ये बैलेंस हो गया। अब उसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या? KC और KP का इक्वेशन। कैसे? कि भाई KP इज इक्वल्स टू, ये लिखा है ना भाई, बार बार क्यों लिख रहा हूँ? ओके, अब इसके लिए मैं डेल्टा N गैसेस फाइंड कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। सो उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट, तो ये कितने हो गए? 2 माइनस प्रोडक्ट, तो ये कितने हो गए? रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के कितने हो गए? 3 प्लस 1। यहाँ के 1 है, यहाँ के 3 है और यहाँ के 2 है, तो कितने हो गए? 2 माइनस 2, 3 प्लस 1 4, तो ये कितना हो गया? -2। डेल्टा N विल बी -2 आया है। तो KP और KC के बीच का रिलेशन बताओ। दैट इज द थिंग। ओके, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। तो रिलेशन मतलब क्या? KP इज इक्वल्स टू KC और KP ग्रेटर देन KC और KP लेस देन KC। यही 3 रिलेशन आ सकते हैं। रिलेशन KP और KC के बीच में क्या हो सकता है? या तो KP KC जितना ही होगा, या KC से KP कम होगा, या KC से KP ज्यादा होगा। यही तो 3 रिलेशन आ सकते हैं। तो ये -2 आया, तो उससे हम कैसे बताएंगे? तो देखो ये हमारा रिलेशन है। इफ RT इज इक्वल्स टू 0, वो तो केस हमने अभी देख लिया। RT डेल्टा N इज इक्वल्स टू 0 वाला केस, तो डेल्टा N इज इक्वल्स टू 0, RT रेज टू 0 क्या हो जाएगा? 1। सो इफ डेल्टा N इज इक्वल्स टू 0, in that case KP equal to KC. If delta N is some value is there which is say greater than 1, ऐसा बोलते, greater than 1, तो सपोज कोई वैल्यू है RT, उसकी वैल्यू आई, सपोज ऊपर कोई वैल्यू आई ग्रेटर देन 2 आई, वैल्यू क्या आई? 2 मतलब स्क्वायर। तो जो R इंटू टी है उसका पहले मल्टीप्लाई करो, R इंटू टी जो है वो, उसका फिर स्क्वायर करो, वो जो नंबर आएगा उसका KC से मल्टीप्लाई करो, तब जाके KP मिलेगा। तो बताओ KP बड़ा या KC बड़ा? अगर डेल्टा N विल बी ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन बड़ा होगा? KP बड़ा होगा या KC बड़ा होगा? KP बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर तुमने 2 कर दिया तो RT रेज टू 2 होगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसको जब तुम KC से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके KP जितना होगा, मतलब KP कितना बड़ा है। ओके, तो ऐसा जब करेंगे, डेल्टा N ग्रेटर देन 1 आया, ओके ये इक्वल टू हटाओ, डेल्टा N ग्रेटर देन 1 आया, तब जाके KP क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन KC। तो इसका उल्टा भाई, डेल्टा N विल बी लेस देन 1, मतलब जस्ट लाइक दिस -2। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में उल्टा हो जाएगा, KP इज लेस देन KC। तो our answer of the question that what is the relationship between the KP and KC for Haber process, तो हमारा 1 मार्क का आंसर है हेबर प्रोसेस के लिए KP विल बी लेस देन KC। ओके, तो फंडा आने चाहिए, वो ना प्रूव करने का पूछ रहे हैं, ना ये कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई वैल्यूज गिवन है ऐसे वर्ड में। तो JEE नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई तुम्हें सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं ऐसे कि भाई वैल्यू पुट करो आंसर आ गया KP KC। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, बोले निकालो। और थोड़ा इजी वे में बोलेंगे
H2 plus I2 twice HI. What is the relationship between the Kp and Kc? तो बताओ क्या होगा इसमें? Kc हो जाएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 है, 2 माइनस 2 0, तो RT रेस टू 0 मतलब 1, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टूड? तो यही है हमारा रिलेशनशिप। तो ये Kp आ गया, ये रहा पूरा हमारा, ये जो पूरा किया है वही है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेस टू डेल्टा n, और डेल्टा n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ओनली गैसियस प्रोडक्ट्स, नॉट लिक्विड और सॉलिड। क्यों? ये कहां से लाए हम? PV इज इक्वल्स टू nRT। वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। सॉलिड और लिक्विड के लिए PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT। तो ये कब यूज होना है? सिर्फ जब गैसियस हो तब। ये टॉपिक का नाम ही है, वी आर फाइंडिंग फॉर गैसियस। ओके, सो इट इज नेसेसरी दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग Kp प्रेशर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन बार। यस, ये याद रखना कि जब भी Kp हम फाइंड करें तो प्रेशर कौन से यूनिट में होना चाहिए? बार। याद रखना, न्यूमेरिकल में प्रेशर किस में होना चाहिए? बार में। अगर पास्कल में गिवन है तो बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर इज 1 बार। ओके, तो ये गिवन ही है, पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ये रफली है, फिजिक्स में हमने एग्जैक्ट पढ़ा है कि 1 बार is equals to 1.01325 into 10⁵ पास्कल। ये एग्जैक्ट है, लेकिन अगर ये तो 1 है तो एनीथिंग रफली तो ये 1 ही है ना, 1.01। तो इसको हम अगर 1 ले ले तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, दैट नंबर इटसेल्फ। तो हम बोलेंगे कि 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। Kp वैल्यूज फॉर सिलेक्टेड रिएक्शंस, तो ये सिलेक्टेड रिएक्शंस है, उसके लिए टेम्परेचर गिवन है और उसके लिए Kp की, देखो टेम्परेचर अलग अलग है तो Kp भी अलग अलग आ रहा है, क्योंकि डिपेंड ऑन, क्योंकि RT तो T मल्टीप्लाई होगा ना R के साथ, तो भाई T ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू आएगी Kp की, T कम है तो कम आएगी। देखो 298 पे 6.8 इंटू 10⁵ आ रहा है। ओके, और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 400, तो 400 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके Kp फाइंड किया तो कितना आया? 41, और बढ़ाया तो कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁻², और कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? डन? ओके, और वो भी दैट डज नॉट मीन, ऐसा मत मान लेना कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेस टू डेल्टा n गैसेस। तो ऐसा मत मान लेना कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो Kp बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्यों ऐसा नहीं है? देखो यहाँ पे हमने किया ना, 298 से 400 किया, तो Kp की वैल्यू तो कम हो गई। ये तो 6.8 इंटू 10⁵ था, और अब तो कितना हो गया? सिर्फ 41। क्यों हुआ ऐसा? यू टेल मी द आंसर। वैसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो Kp बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा? प्रेशर भी कांस्टेंट है। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेस टू डेल्टा, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब कि Kp और ये पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T बढ़ेगा तो Kp बढ़ना चाहिए, T कम होगा तो Kp कम होना चाहिए। फिर भी T बढ़ रहा है तो Kp बढ़ नहीं रहा है। क्यों? कम हो रहा है, क्योंकि T बाहर नहीं है, T के ऊपर ये चीज भी है, डेल्टा n। ओके, वी डोंट हैव Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू से T इंटू R। अगर ऐसा होता तो तुम बोल सकते कि भाई T और Kp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, T बढ़ेगा Kp बढ़ेगा, T कम होगा Kp कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रेस टू डेल्टा n है। तो डेल्टा n अगर पॉजिटिव है, डेल्टा n अगर 0 है तो भी ये सही है, डेल्टा n अगर पॉजिटिव है तो भी सही है, लेकिन डेल्टा n अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब कि तुम 2⁻² करो, 2⁻² करो, और तुम 2⁻² से -2 करो, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? 2 की सबसे ज्यादा है। किसकी वैल्यू सबसे कम आएगी? ऑब्वियस 2⁻²। 2⁻² इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2⁻²। तो ये क्या हो गया? 1/4। 1/4 मतलब क्या हो गया? 0.25।
ये 2, ये 4 और ये कितना आया 0.25, सबसे कम वैल्यू आई। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 0 आ रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मे बी यहाँ ऐसा हो रहा है दैट फॉर श्योर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो देख लो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एमोनिया है 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 1, जो अभी हमने फाइंड किया वही है। तो यह 2 -4, 2 - 4 -2 माइनस आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये सारे गिवन है, अंडरस्टूड। फिर उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है, खत्म ही कर दे क्या? ओके, कुछ नहीं है, देखो कितना टाइम हुआ, टाइम हो गया है ज्यादा। ओके, देखो कुछ नहीं है, आगे हमने पढ़ लिया है, इसलिए न्यूमेरिकल नंबर 6.3 क्या बोल रहे हैं, PCl3 PCl5 Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम दिस एंड हैविंग कंसंट्रेशन, तीनों का कंसंट्रेशन गिवन है। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, भाई रिएक्शन गिवन है तुम्हें, PCl5 है, ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड, PCl3 है प्लस Cl2 है, सारे के सारे क्या है, गैसेस। ओके, तो भाई क्या बोल रहे हैं, क्या फाइंड करो, Kc फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई फॉर्मूला तो Kp का है, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन गिवन है ना तुम्हें, ओके, और तुम्हें बोला नहीं है गैसियस, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि Cl2 ये सब गैसियस होगा, लेकिन तुम्हें गैसियस फॉर्म में नहीं गिवन है, मतलब यहाँ पर गैसियस नहीं लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो यूनिट, देखो मोलार मोलार मोलार, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर Kp फाइंड करना होता तो क्या गिवन होता, प्रेशर, बार गिवन होता। ओके, सो इसका इतना बार, इसका इतना बार, इसका इतना बार, समझ में आ गए? तो डायरेक्टली तुम्हें Kc फाइंड करना है, तो ये तो कितना सिंपल हो गया भाई, अभी जो किया वही तो है। PCl3 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन, ये रहा, तीनों के तीनों वैल्यू है हमारे पास। डन, सिंपल, 1 मार्क क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट 6.4, यस दिस इज द क्वेश्चन, से यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन। ये पूछा जाएगा 3 मार्क में, 4 मार्क में, क्या है ये बोलो, देखो मतलब बताते हैं, डिस्कस करते हैं। 6.4 Kc गिवन है, Kc की वैल्यू कितनी है, 4.24 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। Kc की वैल्यू गिवन है, राइट, और सारे देखो गैसियस फॉर्म में है, इक्वेशन गिवन है, मतलब Kp तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब अगर इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होगा, H2 क्या होगा, CO क्या होगा और H2O क्या होगा। इफ ओनली CO एंड H2 आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन है, इनिशियली CO है हमारे पास 0.1 मोलर, इनिशियली ये लिखा हुआ है ना, और H2O है 0.1 मोलर, तो रिएक्टेंट इतना है, प्रोडक्ट कितना होगा, 0 से, स्टार्टिंग में तो 0 होगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो हम मानेंगे क्या कि ये था 0.1 मोलर, ये था 0.1 मोलर, उसमें से बन रहा है, अभी तो स्टार्टिंग में क्या है, 0 मोलर एंड से 0, डन, स्टार्टिंग में। अब ये कम होगा और ये बढ़ेगा, तो जितना कम होगा उतना ही बढ़ेगा, कितना कम हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो एज्यूम कर लो, हम मान रहे हैं कि x कम हो रहा है, कितना हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे x कम हो गया, तो हम बोल देंगे कि भाई 0.1 माइनस x मोलर प्लस ये भी कम होगा, तो 0.1 माइनस x मोलर, भाई कितना बनेगा, तो भाई ये x मोलर बनेगा और ये भी कितना बनेगा, x मोलर बनेगा। कैसे पता चला भाई कि इतना होगा, तुम्हें मोल्स चेक करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कि ये 1 मोल और ये 1 मोल जब इकट्ठा होंगे तो CO2 1 मोल बनेगा और H2 1 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा था N2 प्लस 3H2 that will give twice ammonia, राइट? इसका मीनिंग क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेना है और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है, तब जाके 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बनेगा। डन? तो यहां पर क्या है, 1 मोल यहां लो और 1 मोल यहां लो, तब ऐसा बनता, तब 2 मोल्स, मतलब यहां पे 1 मोल बनता है। ओके, मतलब अगर तुम डबल करना चाहो तो इसमें डबल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 लिया तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहां डबल करोगे तो 2 2 2, क्यों, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं इक्वेशन में, सभी 1 1 ही है, 1 1 1 1। डन? ओके, अब इतना कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पे इतना कम हुआ और जितना कम हुआ उतना ही बन रहा है। अगर ये इक्वेशन होता तो उसके लिए मैं क्या लिखता कि भाई
इक्विलिब्रियम पे बन गया 0.1 माइनस एक्स, डन। इसके लिए प्लस इसमें भी 0.1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर मैं 3 लिखना पड़ता मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.1, अब माइनस किया उतना ही बन रहा है, डन। अब इक्विलिब्रियम पे ये हमारा है, हमें पता नहीं है एक्स, वही तो हमें ढूंढना है कि कितना कंसंट्रेशन है। अगर एक्स मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा CO कितना है, H2O कितना है एट इक्विलिब्रियम। तो कैसे फाइंड करें? तो कुछ भी नहीं, हमें हमारा रूल लगा देना है, क्या? KC फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या गया, ये रहा। तो उसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और फिर H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय H2O का कॉन्सेंट्रेशन, डन। और मोलारिटी में है इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेशन ही रखा हुआ है। अब CO2 का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x, राइट? हमने बोला ना ये x बना और ये भी x बना, इसका कितना है, x। और अगर मोल्स होते यहाँ पे जैसे ट्वाइस NH3 तो हम यहाँ 2 कर देते, डिवाइडेड बाय CO का इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.1 माइनस x, और इसका कितना है, इसका भी 0.1 माइनस x, और Kc की वैल्यू गिवन है 4.24। इसको दोनों सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, एक को हटाओ, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन लाओ, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर के फॉर्मेट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। x की टर्मिनोलॉजी में मिलेगा ये x इंटू एक्स है तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, डन। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन कोई भी मेथड से करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और से डिस्क्रिमिनेंट मेथड, माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, डन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस वाली और एक माइनस। x की वैल्यू मिल गई, वो x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, देखो ये सब कुछ किया, b स्क्वायर माइनस 4ac ट्वाइस a, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, क्या, प्लस और माइनस दिस। तो एक x मिला 0.067, दूसरा x मिला 0.194, वो वैल्यू पुट करेंगे तो 0.194 शुड बी निग्लेक्टेड बिकॉज इट विल गिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज मोर देन इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कि x अगर 0.194 हो तो मतलब पहले तो कितना था, 0.1 और अब कितना हो गया 0.1, और x की वैल्यू पुट करें तो माइनस 0.194। भाई ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट है ही नहीं, ये आंसर तो नेगेटिव आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, समझ में आया? तो ये एक ही वैल्यू रहेगी 0.067, वो वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो 0.1 माइनस 0.067, तो जो बचा, ओके कहाँ गया ये, कौन है, CO, तो जो बचा वो क्या था 0.033, और ये साइड तो x ही है तो 0.067 0.067 कंसंट्रेशन फाइंड करने थे, मिल गए। ये पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, अंडरस्टूड, पक्का। और ये इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, देखो मतलब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या है उसमें, इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है, Kc की वैल्यू भी गिवन है और Kp की वैल्यू फाइंड करो, ओके। तो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया अभी, Kp is equals to Kc is equals to RT raised to delta n, डेल्टा n फाइंड कर लो, 2 plus 1 3 minus 2 1, तो RT raised to क्या हो गया 1, तो R की वैल्यू डालो, T की वैल्यू डालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की डेल्टा n की वैल्यू क्या हो गई 1, डेल्टा n की वैल्यू 1 हो गई। Kp is equals to Kc, तो Kc कहाँ गया, ये रहा 3.75, तो वो वैल्यू पुट कर दी, इंटू R इंटू टी, R क्या है 0.0831, याद रख लेना, वो R की वैल्यू है, T कितना गिवन है 1069, होल रेज टू डेल्टा n की वैल्यू 1 है, लिखो ना लिखो सेम, मल्टीप्लाई करो, Kp की वैल्यू आ गई। ये एक मार्क में भी, ये भी एक मार्क में पूछा जाएगा या 2 मार्क में, करना क्या है, डेल्टा n फाइंड करो, वैल्यू पुट कर दो, अंडरस्टूड, पक्का। तो हमने 5 न्यूमेरिकल भी देखे, एट द सेम टाइम Kp Kc के बीच का रिलेशन भी देखा, Kp Kc के रिलेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन JEE में पूछे जाते हैं, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, अंडरस्टूड, पक्का, ओके, इतना